वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए ईडीएम एंड फ्रेजेस है। और ईडीएम फ्रेजेस एक ऐसा टॉपिक है जो ये हर साल क्लास ट्वेल्थ में पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड के सिलेबस में। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये टॉपिक मैं आज उस तरीके उस विधि से बताऊंगा जो कभी आप भूलेंगे नहीं। उसके लिए सिंपल ट्रिक, उसके लिए क्या क्या रामबाण, क्या क्या हथियार है, कैसे ना भूलने की, वो सारा चीज बताऊंगा। जी हाँ, ईडीएम फ्रेजेस का अर्थ क्या होता है, ये क्यों होता है, इसका मीनिंग क्या क्या है, एग्जांपल्स क्या क्या है। तो एग्जांपल्स और मीनिंग के साथ समझाऊंगा विथ अ ट्रिक, विथ फार्मूला, विथ द देसी स्टाइल, इन योर ऑन स्टाइल। ओके गाइस, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ईडीएम एंड फ्रेजेस। आप देख रहे हैं यहाँ पर ईडीएम्स एंड फ्रेजेस। नॉर्मली भाषा में आइडियम्स भी बोल देते कुछ लोग, बट यहाँ पर ईडीएम्स एंड फ्रेजेस ही कहा जाता है। ईडीएम्स क्या है, फ्रेजेस क्या है, दोनों का यूज कैसे होता है इसको बताएंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यहाँ पर आप देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईडीएम एंड फ्रेजेस का मतलब क्या है, ईडीएम फ्रेजेस का शब्द क्या होता है, क्या क्या अर्थ होता है, वो सारा चीज, क्योंकि इसमें आपको वो सारे तरीका पता लगेगा। और ध्यान देना, जब इसका अर्थ परिभाषा जब आपको पता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। ओके गाइस, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे हम बात करते हैं यहाँ पर ईडियम्स की। तो कह रहे ईडियम्स फ्रेजेस होता है क्या, तो कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा के ऐसे विशेष शब्द समूह, ऐसे विशेष शब्द समूह होते हैं जिनका अर्थ वर्ड बाई वर्ड नहीं बल्कि भाव के अनुसार होता है। यदि हम सोचेंगे अरे कि जैसा जैसा शब्द उसका ऐसा होगा, लेकिन नहीं, उसके भावार्थ अलग होते, उसके भाव ही अलग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईडियम होता है क्या है, इसको जानेंगे। तो कह रहे हैं ईडियम ऐसे शब्दों का समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसका अर्थ उसके अलग अलग शब्दों से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं ईडियम ऐसा शब्दों का समूह होता है जिसका अर्थ उसके अलग अलग शब्दों से बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए ब्रेक द आइस, यदि हम इसको नॉर्मल अंग्रेजी में सिंपल बात करें, ब्रेक द आइस का मतलब क्या है, तोड़ दो बर्फ को। भाई ये भाई तोड़ना बर्फ का मतलब क्या है, यहाँ बर्फ का तोड़ना से क्या मतलब है, परंतु ध्यान देना यहाँ बर्फ का तोड़ना नहीं, यहाँ अलग ही होता है। यहाँ पर देखिए ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत की शुरुआत करना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ एज ए इमेज के माध्यम। मान लीजिए कि यहाँ पर ये आप है, यहाँ पर आप है, और यहाँ पर ये मैं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हूं, तो ध्यान देना, अब जैसे ये बीच में कोई मैटर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद वो बोलेगा, वो सोच रहा है कि मैं बोलूंगा, परंतु ध्यान देना यहाँ पर बीच चीत की बात को जो शुरू करना उसे कहते हैं ब्रेक द आइस। के मतलब अरे तुम शुरू करो, फिर कह रहे कि तुम शुरू करो। तो जो भी बात को बीच में जो शुरू कर देता है, किसी टॉपिक के मुद्दे को उठाना, उसे कहते हैं ब्रेक द आइस। बातचीत की शुरुआत करना कि कम से कम शुरू तो करो, उस मुद्दे को छेड़ तो दो। तो इसका मतलब होता है ब्रेक द आइस, मतलब बातचीत की शुरुआत करना। समझ में आ गया? ठीक है, अब यदि हास्यजनक करेंगे ब्रेक द आइस, बर्फ तोड़ो, तो वो हास्यजनक होगा, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पर आपको सीख रहे हैं कि ईडियम क्या होता है, ये सब क्या मुहावरा, क्या होता है मुहावरा। स्टूडेंट ध्यान देना, वंस इन ए ब्लू मून, और वंस इन ए ब्लू मून, और ब्लू मून नीला चंद्रमा बहुत कम दिखाई देता है ना, नीला चंद्रमा बहुत कम दिखाई देता है। तो कह वंस इन ए ब्लू मून मैंने बहुत ही कम, जिसकी उम्मीद ना के बराबर होता है, बहुत ही कम। ब्लू मून मीन्स नीला चंद्रमा। तो इस तरीके से किया जाता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए। अगला है आपका, मैं बता दूं यहां पर। ठीक है, ईडीएम हमने जान लिया, अब जानेंगे फ्रेज का मतलब क्या होता है। फ्रेजेस, फ्रेजेस क्या होता है। और फ्रेजेस का मतलब ये नहीं कि बिजली का फेस लगा दिया ना, यहाँ पर ये फेस लगा दिया भाई जल गया बिजली, 11,000 की वोल्ट। यहाँ पर 440 की 11,000 वाट की वोल्ट में देने आया हूँ आज के सीरीज में स्टूडेंट्स। ठीक है, बने रहिए आज के सेशन में। तो फ्रेजेस का होता है क्या, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंसर। फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह होता है जो पूरा वाक्य नहीं होता है लेकिन एक विशेष अर्थ देता है। एक सेंटेंस, यहाँ पर एक सेंटेंस की बात नहीं करता, लेकिन उससे क्या है, एक अच्छा स्पेशल खास कोई मीनिंग दे देता है। ठीक है, जैसे उदाहरण, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या है, हिंदी क्या है, बिल्कुल आखिरी समय देना। भाई ये कैसा हो सकता है, बिल्कुल आखिरी समय देना। अब ध्यान देना, जैसे हम बात करेंगे 1 2 3 4 से लेकर के सीधा 11, और इसमें क्या है 12। तो मतलब 1 से लेकर के 12 घंटे से पहले क्या होता है, लास्ट स्टेज कौन होता है, 11वां घंटा। कौन सा होता है, 11वां घंटा। तो ध्यान देना 11वां घंटा क्या 12वां घंटे से पहले है, तो ध्यान देना, तो बिल्कुल आखिरी समय पर
एक अंतिम उम्मीद करना, एक अंतिम उम्मीद होना, अंतिम उम्मीद सोचना। तो एट द 11th आवर की बिल्कुल आखिरी समय, कहते नहीं अरे हमें तुम्हारी उम्मीद ही नहीं था लेकिन तुमने चलो लास्ट में आ ही गए। तो यहाँ पर इस ट्रिक से ध्यान देना, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह सेंटेंस से मतलब नहीं होता, इसका भाव क्या निकल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर 12 से पहले जो 11th है, ध्यान देना, कह रहा है कि बिल्कुल आखिरी समय पर। इसको सेंटेंस बना सकते हैं, इसको सेंटेंस बना सकते हैं कि योर ब्रदर केम हेयर एट द एंड ऑफ 11 आवर, कि तुम्हारा भाई यहाँ पर एकदम बिल्कुल अंतिम समय पर आ गया, आखिरी समय पर आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान देना, इडियम और फ्रेजेस का ये भावार्थ देता है। क्या देता है? भावार्थ। इसको मुहावरा भी कहते हैं। अब आता है जैसे नेक्स्ट दूसरा है वाई एंड लार्ज। वाई एंड लार्ज कुल मिलाकर, अब कुल मिलाकर ये कैसे, वाई एंड लार्ज, लार्ज मीन्स क्या होता है? बड़ा, एंड बना और वाई बना द्वारा, तो बड़ा, क्या, बड़ा और द्वारा अंत। तो ये एक ऐसा शब्द भाई जैसे बाय एंड लार्ज, अब लार्ज बहुत बड़ा है, ये क्या है? बहुत बड़ा है। तो ये जितना भी ये सब अपना है, तो इसे कहते हैं कुल मिलाकर ये सब अपना है। इस ट्रिक से याद किया जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ना भूलने का कभी मौका ना आए। अगला है आपका नेक्स्ट है, तो ईडियम जान लिए, फ्रेजेस जान लिए। अब इसको क्या है, इसको सरल शब्दों में और समझेंगे कि यहाँ पर ईडियम एंड फ्रेजेस का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेते रहिए, स्क्रीनशॉट आप जितना लेते रहेंगे उतनी आपके क्या नोट्स बनते जाएंगे। ठीक है, कंजूसी कतई ना है। मैं सुजीत सर आप लोगों के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं या जो लोग जुड़ चुके हैं वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तुरंत कर दीजिए। कमेंट लाइक में कंजूसी नहीं होना चाहिए। आपकी एक एक लाइक कमेंट से टीचर को एक मजबूती, एक बुनियादी, ठीक है, एक जुनून ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो योर लाइक्स एंड कमेंट्स गिव मी द एनर्जी टू गिव द बेस्ट कंटेंट फॉर योर अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट है, अगला बात करते हैं सरल शब्दों में। तो ये होता क्या है? ईडियम्स एंड फ्रेजेस वे शब्द समूह है जिनका अर्थ याद करके समझा जाता है। ठीक है, क्योंकि उनका मतलब शब्दों से सीधा नहीं होता है, तो यहाँ पर थोड़ा याद करने की बात कर रहे हैं। ध्यान देना स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा था एट द 11th आवर, तो स्पेशल याद करना पड़ेगा। अब जैसे क्या एक सेंटेंस है कि मेरा सिर चक्कर खा रहा है, तो माई हेड इज ईटिंग सर्कल, तो हास्यजनक हो जाएगा। इसको होगा आई एम फीलिंग हेडेक। तो अंग्रेजी में सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं, एक होता है शब्दानुवाद, जैसे शब्द उसका अंग्रेजी बनाना, दूसरा भावनानुवाद, कि वाक्य में भावार्थ क्या निकल रहा है, उसके हिसाब से सेंटेंस बनते हैं। ओके, आई होप यू आर गुड, यू आर हैप्पी। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लिए। एक एक चीज बता दे रहा हूं, इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद मैं एक एक टॉपिक को कराऊंगा, एक एक चीज का मीनिंग समझाते हुए। और मैं ध्यान देना, स्पेशली मैं टॉपिक का हिंदी इंग्लिश दोनों लेके आया हूं ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनको एग्जाम में दिमाग में बैठ सके कि हाँ सर ने वहां पर ये टॉपिक बताया था। ठीक है, तो नंबर 1 सेंटेंस है, थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। यू हैव टू गिव योर बेस्ट कंसंट्रेशन टू दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या रहा है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपा हुआ वरदान। छुपा हुआ वरदान इसका मतलब क्या है? ध्यान देना, डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना, छुपना। इन माने में, ब्लेसिंग माने आशीर्वाद, दुआ, तो कह रहा है छुपा हुआ वरदान। अब इसको पहले हम समझते हैं मीनिंग। इसका मतलब क्या है? बुरी लगने वाली चीज अच्छा परिणाम, बुरी लगने वाली चीज अच्छा परिणाम। तो क्या रहा है इंग्लिश में? ए गुड रिजल्ट हिडन इन समथिंग बैड। तो यहाँ पर ध्यान देना, बुरी लगने वाला जो चीज होता है अच्छा परिणाम। जैसे बुरी लगने वाली जो चीज है वो क्या देता है? अच्छा परिणाम। मतलब दिख रहा कुछ अलग लेकिन हो रहा है अलग। जैसे मान लीजिए आपने किसी के बारे में बुरा सोचा लेकिन बाद में वही आपके लिए क्या अच्छा साबित हो गया। तो कह रहे डिस्गाइज, यहाँ वेश बदलना, मतलब छुपा हुआ वरदान। क्या है? छुपा हुआ वरदान। ठीक है, मतलब छुपा हुआ है आपके खुद के हित के लिए। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हिज फेलियर वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि उसकी असफलता छुपा हुआ वरदान साबित हुई। ठीक है, तो एक एक सेंटेंस आपको स्पेशली एक एक इंग्लिश का हिंदी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखा ना वर्ड मीनिंग है। मुहावरे इसको स्पेशली याद करना पड़ता है। वाक्य अब कहते हैं कि बहुत सारे आपको मिलेंगे चैनल पे कि केवल आपको इंग्लिश टू इंग्लिश करा के जरा, मैं यहाँ पर इंग्लिश का मीनिंग सैंपल एग्जांपल लेके आया हूँ ताकि आपको मैं प्रूफ करके दिखा दूं वो कौन कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, और आना इसी क्लास से, इसी एपिसोड से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। दैन स्टूडेंट्स क्लास 12th वाले, और ये जो इडियम एंड फ्रेजेस, ये क्लास 12th वाले यूपी बोर्ड के लिए तो है ही, साथ साथ में जो स्टूडेंट्स कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की, इसके बाद जैसे वीए इंग्लिश की,
ये स्पेशली ग्रामर की तैयारी कर रहे हो, बिहार बोर्ड में 9 से लेकर 12 तक के सारे इस इडियम फ्रेजेस का इसी क्लास से आना डेफिनेटली है। तो इसका लाभ उठाइए और इसका पूरा हल आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरा ध्यान देना, एक एक टॉपिक का, प्रत्येक टॉपिक का दो दो दूसरा मीनिंग दूसरा है, कह रहा है कि बाद में लाभ देने वाली घटना। अब ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो कह रहा बाद में लाभ देने वाली घटना, समथिंग बेनिफिशियल लेटर, कि कुछ चीज है जो बाद में उसका लाभ दे देती है। जैसे एग्जांपल क्या है, लूजिंग द जॉब प्रूव्ड ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो कह रहा नौकरी जाना बाद में लाभदायक साबित हुआ। मतलब आप कहीं पर नौकरी कर रहे थे, आप कहीं पर नौकरी कर रहे थे, ठीक है, 8-10 हज़ार 15 हज़ार की, तो आप मर मर के घुटन में रह करके उनके दबाव में, तो आपने जब रिजाइन देकर नौकरी छोड़ दिया, अब बाद में जब अपना काम करने लगा तो आपको बाद में एहसास हुआ नहीं मैंने नौकरी छोड़ा, इसका मतलब सही हुआ, जो हुआ सही हुआ, अब मेरा काम, मैं खुद का मालिक हूं, मैं अपना बस, क्योंकि वहां बंदे हुए, आप बंदे हुए थे, जहाँ 15 हज़ार कमा रहे थे वहीं आज आप 40-50 हज़ार मंथली कमा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लॉजिंग द जो आपकी नौकरी को छोड़ना प्रूव्ड, सिद्ध हुआ क्या, ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है, एक वरदान साबित हुआ। तो इस प्रकार से सेंटेंस है, आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है, आपको इसी को लगाना, इस तरीके से आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, ये सब कराने के बाद फिर इसका मैं एमसीक्यू लाऊंगा जो पेपर में आपका आएगा। पेपर में किस तरीके से आएगा उसका एमसीक्यू में लाऊंगा, और एमसीक्यू में आपके ऑप्शन रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पेपर बेस्ड में आते हैं, और 2000 क्या कहते हैं, मतलब 9-10 से लेकर के जितना तक 25-26 तक, 25 तक सारा मैं लेके आऊंगा। दूसरा नंबर, ठीक, ऑल इन ऑल। अब ऑल इन ऑल का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑल इन ऑल का मतलब होता है सब कुछ मिलाकर। क्या होता है यहाँ पर, सब कुछ मिलाकर, सब कुछ मिलाकर, तो सब कुछ मिलाकर, अब ऑल इन वन, सब कुछ मिलाकर, जैसे क्या है, मेरे घर पे मेरे पिताजी पूरे परिवार का हेड मुखिया, तो सब कुछ मिलाकर पिताजी है। एक स्कूल का प्रिंसिपल वही मालिक है, वही सर्वे सर्वा है। तो ऑल इन ऑल का मतलब होता है सब कुछ मिलाकर, मतलब सर्वे सर्वा। कैसे है इसको प्रूव करके दिखाते हैं। तो मीनिंग क्या है, जैसे कुल मिलाकर, इंग्लिश में क्या है, कंसिडरिंग एवरीथिंग, कि जो सब कुछ उसी को समझना है। एग्जांपल क्या है, ऑल इन ऑल द मैच वाज एक्साइटिंग, कि कुल मिलाकर मैच रोमांचक था। यहाँ पर इसका अर्थ है, इसका दो विधि है। तो कह रहा ऑल इन ऑल द मैच वाज एक्साइटिंग, कह रहा जो भी कहो कुल मिलाकर मैच रोमांचक था। दूसरा मीनिंग है सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे क्या, ही इज ऑल इन ऑल फॉर हिज फैमिली, मैं बता रहा था अभी कि वह अपने परिवार के लिए सब कुछ है। तो यहाँ पर ही कौन है, यहाँ पर ही फादर भी हो सकते, पापा हो सकते हैं, स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इसका अर्थ में ये आ रहा है, परंतु इसका अर्थ में क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ऑल इन ऑल का वर्ड योग प्रयोग कुल मिलाकर के यूज में होता है। ऑल इन का मतलब होता है सर्वे सर्वा भी यूज होता है। क्या होता है, सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा का मतलब होता है कि जो है बस अब तुम ही हो, तुम ही हो ना। तो ये सब दिखाएंगे इसमें हम। और गाने का तो मुझे बहुत शौक है, अच्छा भी लगता है स्टूडेंट्स। ठीक है बाबू, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, तीसरा पे, नेक्स्ट पॉइंट अगला। तो क्या रहा है, तीसरा आपका ध्यान दीजिएगा, वाइट द बुलेट। अब भाई वाइट द बुलेट, वाइट मीन्स काटना, बुलेट में बुलेट को कैसे काटोगे ना। तो यहाँ देखेंगे कठिन परिस्थिति स्वीकार करना। जैसे बुलेट को जब, गोली को जब हम दांत से काटेंगे तो वह संभव नहीं है, तो वो कठिन चुनौती है, दांत टूट सकते हैं ना, परिस्थिति बहुत भयंकर हो सकती है। लेकिन ये क्या है, कठिन, यहाँ पर समझना पड़ेगा फील। तो वाइट द बुलेट, कठिन परिस्थिति स्वीकार करना। कठिन परिस्थिति, जो भी चैलेंजेज है, जो भी परेशानी है, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, वी हैव टू फेस, हमें उसका क्या है, सामना करना है। जैसे समझते हैं इसको, कठिनाई को साहस से सहना, फेस डिफिकल्टी ब्रेवली, कठिनाई को साहस से समझना, फेस डिफिकल्टी ब्रेवली। तो हिंदी इंग्लिश में लाने का मतलब ही मेरा उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट्स गली गांव दूर दराज किसी भी कोने से आप भारत से देख रहे हो, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इंग्लिश विथ हिंदी। तो इसे कहते हैं इंग्लिश मेथड। क्या कहते हैं, इंग्लिश मेथड में आपको समझाना। जैसे यहाँ पर बता दूं मैं, ठीक है, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल, तो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे, तो कह रहे ही विट, यहाँ पर वाइट फर्स्ट पारा में, सेकंड पारा में, तो ही बिट द बुलेट एंड स्टार्टेड स्टडिंग, कि उसने कठिनाई स्वीकार कर पढ़ाई शुरू कर दी, मतलब उसने कठिनाई स्वीकार कर लिया और पढ़ाई भी शुरू कर लिया। तो ये इसका इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा यहाँ पर मैं बात करूं मीनिंग की, कठिन निर्णय लेना, ठीक है,
कठिन निर्णय लेना, क्योंकि शब्द ही ऐसा है, बाइट द बुलेट, भाई ये बहुत भयंकर चुनौती वाला काम है। तो कठिन निर्णय लेना का मतलब टेक ए हार्ड डिसीजन। जैसे एग्जाम्पल क्या है, बी हैड टू वाइड द बुलेट, कि हमें कठिन निर्णय लेना पड़ा। तो यहाँ पर अलग मीनिंग है, यहाँ पर अलग मीनिंग है। तो आपको Y1 से 2, एक तीर से दो निशाने का पूरा आपको पैकेज मिल रहा है। तो भाई और क्या चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सारा चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा ठंड लग रहा है, मैं थोड़ा सा तब तक अपना पहन लो। ओके गाइस, तो एक एक शब्दों को जब आप अपने शब्दों से समझते हैं तो बढ़िया हो जाता है। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके पॉइंट। आपका काम है समझना, कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि किसी स्टूडेंट को दिक्कत है, ध्यान देना, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये मेरा नंबर 8439202007, इस पे आप इंक्वायरी भी कर सकते, कोई डाउट हो, ठीक है। अब कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर है, ओनली फॉर पढ़ाई से रिलेटेड ही। आप कोई अपना कमेंट कर सकते हो कि सर ये पढ़ा, योर इंक्वायरीज, योर एनी क्वेश्चंस आर इनवाइटेड बाय मी, ये नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट है, और बाकी नाम की तो आप दिख ही रहे होंगे, यहाँ पर ब्रह्मांड देख रहे, जगत देख रहे, वासुजी सर। अब आते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ध्यान देना, ब्रेक द आइस, ये वही वाला है कि झिझक दूर करना, मैंने एग्जांपल दिया था उसी को समझा देते हैं। तो ब्रेक द आइस का मतलब झिझक दूर करना, उसमें क्या बातचीत शुरू करना, दोनों मीनिंग है। अब झिझक दूर करना पहले क्या, संकोच खत्म करना, रिमूव हेजिटेशन, संकोच खत्म करना, इसका ये मीनिंग अर्थ होता है। परंतु रिमूव, अब इसको एग्जांपल, ये जोक ब्रोक द आइस, की मजाक ने झिझक दूर कर दी, मतलब आप किसी से मिल रहे हैं, आपको हेजिटेशन हो रहा है, अरे पता नहीं कैसे बात करूंगा मैं, कैसे खड़ा रहूंगा, कोई भी अधिकारी किसी के सामने, ठीक है। यहाँ पर आप किससे मिलते हो फर्स्ट टाइम, दैट मे बी योर डॉट डॉट डॉट, तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, फिर आप थोड़ा सा मजाक क्या छिड़ गया, चाहे आपने किया उसने किया, तो आपकी जो भी एक हेजिटेशन था वो सब क्या दूर हो गया। तो इस कंडीशन पर आप ब्रेक द आइस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका, अगला है बातचीत शुरू करना, स्टार्ट कन्वर्सेशन, जैसे मैंने बता दिया था शुरू में। एग्जाम्पल है, ही स्पोक टू ब्रेक द आइस, कि उसने बातचीत शुरू कर दी, ठीक है। दो जने हैं, सोहन और मोहन, ठीक है, या सोहन और सीमा। अब दो जने हैं, आपस में भाई बैठे हैं, बात नहीं हो पा रहा है। सोहन सीमा को देखने आया परिवार के साथ, अब सीमा सिर नीचा करके बैठी है। अब घर वाले कह रहे ठीक है तुम दोनों बात करो, समझो एक दूसरे को, हम बाहर जाते हैं। अब दोनों में क्या तू मैं मतलब का यहाँ पर शुरू हो रहा है, क्या बात करें। तो भाई अब भाई लड़का बात छेड़ दिया, तो मतलब बात को शुरू करना सिद्ध हो गया, तो इसे कहते हैं क्या है, ब्रेक द आइस कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, एकदम सिंपल तरीके से आप कभी नहीं बोलोगे, ये गारंटी है, बट शर्त ये कि आपको समय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे का मतलब होता है काम समाप्त करना। कॉल इट ए डे मतलब दिन भर जो किया उसको समाप्त कर देना, जैसे काम बंद करना, इसको नॉर्मली कहते हैं स्टॉप वर्किंग, बट इसका उदाहरण में क्या है, लेट अस कॉल इट ए डे, कि अब काम करना बंद करें, अब काम बंद करें। इसका नॉर्मल वर्ड में ध्यान देना, इसको कहते हैं नॉर्मल, इसे कहते हैं सिंपल, बोलचाल की भाषा में। पढ़िए किस में है ये, इसका मतलब होता है मुहावरे के रूप में, इडियम के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है मीनिंग, प्रयास समाप्त करना, ठीक। इसका दूसरा अर्थ है जैसे एंड एफर्ट। एफर्ट क्या है, ट्राई का पर्यायवाची है। तो इसका एग्जांपल है, दे कॉल्ड इट ए डे आफ्टर फेलर, कि असफलता के बाद उन्होंने प्रयास छोड़ दिया, ठीक है। असफलता, जब असफलता हाथ लगी तो उसने कोशिश करना छोड़ दिया, इसका मीनिंग है। तो एक एक शब्द से ध्यान देना, इसमें इस टॉपिक करने से क्या, आपकी वर्ड क्षमता इनहेंस होती है, ठीक। आपकी क्षमता, आपकी वर्ड में, वर्ड मीनिंग में, सेंटेंस में सारा चीज का मिश्रण हो रहा है, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पॉइंट है छठवा है, क्राई ओवर स्प्लीट मिल्क। क्राई ओवर स्प्लीट मिल्क का मतलब बीती बात पर पछताना। क्राई रोना, ओवर मने जो चला गया, स्प्लीट मिल्क
तो यहाँ पर स्प्लिट मिल्क का मतलब दूध नहीं है, बीती बात पर पछताना, यहाँ पछताना का मतलब यहाँ पर स्प्लिट मिल्क, इसको रिपेंट भी कहते हैं, बट यहाँ पर इडियम से इसीलिए तो कह रहा है बेकार पछतावा, अनलेस रिग्रेट। एग्जाम्पल है डोंट क्राई ओवर स्प्लिट, कि बीती बात पर पछताने से कोई लाभ नहीं है। स्टूडेंट ये रियल फैक्ट है, ठीक, सभी के जीवन में होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि ठीक है पहली बार प्रयास नहीं हुआ तो दूसरी बार में कर देंगे, ठीक है। तो कहता है कि बीती बात पर पछताना, क्राई ओवर, आपको क्राई ओवर से ही आपको समझना चाहिए, क्राई ओवर कि अरे मुझे, मैं उसको याद कर करके बहुत रोया, परंतु उसने एक बार भी नहीं समझी, तो कोई नहीं, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, इस चीज को आपको ध्यान देना स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जांपल है कि बदली ना जा सकने वाली बात, कि पास्ट कैन नॉट चेंज, तो अगर ऐसी जो चीज है बदली ना जा सकने वाली बात, मतलब कोई भी बात हो, कोई भी घटना, कोई भी समा हो, ठीक है, उसको क्या, तो कह रहे उदाहरण में इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, तो अगर अब पछताने का कोई लाभ नहीं है, ये वर्ड काफी यूज होता है, कहते नहीं अरे भाई तू तो बहुत उड़ रहा था, देख देख क्या हुआ, अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इट इज नो यूज, इट इज नो, ये नो यूज का प्रयोग भी करते हैं, तो अब पछताने का कोई लाभ नहीं है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए स्टूडेंट्स, इसमें हर एक एक टॉपिक, हर एक एक ईडियम में आपको समझने का चीज मिल रहा है, तो मीनिंग के साथ, ठीक है, उसका मीनिंग इजी लैंग्वेज, उसका फिर ईडियम लगा के दे रहा हूँ, और हिंदी के साथ, इट मीन्स ये एकदम से कमजोर बच्चों के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, सातवां है डू अवे विथ, माने समाप्त करना। डू मीन्स करो, अवे विथ, अवे विथ माने अवे में चले जाना, तो यहाँ डू अवे का मतलब समाप्त करना, जैसे मीनिंग है आपका खत्म करना, इसको एबॉलिश कहते हैं, एबॉलिश कहते हैं। अब एग्जांपल दिया, वी मस्ट डू अवे विथ एबिल्स। अब इस टाइप के जो सेंटेंस लिटरेचर बुक्स में होते हैं ना, तो परेशान हो जाते हैं, यार ये का मतलब क्या है, बी माने हमें, मस्ट माने आवश्यक, डू माने करना, हमें अवश्य करना चाहिए, अवे विथ एबिल्स बुराइयों के साथ, ये सब क्या है। तो किताबों में, लिटरेचर में हमेशा ध्यान देना, लिटरेचर लैंग्वेज इज कॉल्ड वर्म ब्लास्टिंग, क्यों, कि उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम, फ्रेजेस, बहुत सारे चीज का मिश्रण से बनता है, ठीक है। लिटरेचर बुक्स में शब्दों को तौल तौल के फिक्स करके बैठा जाता है, तो कह रहे हमें बुराइयां समाप्त करनी चाहिए, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा है मीनिंग हटाना, समाप्त करना माना हटाना, रिमूव। द रूल वॉज डन अवे विथ, कि नियम हटा दिया गया, नियम हटा दिया गया, ठीक है, क्योंकि रिमूव वर्ड से ही सब कुछ पता लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, आठवां है, तो कह रहा ड्रॉप ए हिंट, इशारा करना। ड्रॉप ए हिंट का मतलब इशारा, ड्रॉप माने छोड़ना, हिंट माने संकेत, संकेत छोड़ दो मतलब इशारा कर लो, ठीक भाई, आप कहीं गए हो पूजा पाठ में, बगल में वो खड़ी है और आप क्या कर रहे हो, इशारा कर रहे हो, चल 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 जल्दी आ, इशारा, तो इस सब क्या कहते हैं यहाँ पर, ध्यान देना, इसे कहते हैं ड्रॉप ए हिंट, ठीक, पत्थर फेंक के मारना, वो करना। तो मीनिंग क्या है, संकेत देना, जैसे गिव इंडिकेशन, इंडिकेट का मतलब होता है संकेत, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, तो कह रहा है ही ड्रॉप्ड ए हिंट अबाउट द एग्जाम, कि उसने परीक्षा के बारे में संकेत दे दिया। यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस मोड में आइए सभी, कि उसने परीक्षा के बारे में संकेत दे दिया, ठीक, कोई भी चीज हो कि यार ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, संकेत माना। नेक्स्ट आपका है अप्रत्यक्ष रूप से कहना। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या है, डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एक होता है इनडायरेक्टली, तो इशारा करना मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बोल देना, से इनडायरेक्टली, ठीक है, कि ऐसी बात कहिए कि केवल वही समझ जाए। एग्जाम्पल में क्या है, शी ड्रॉव्ड ए हिंट फॉर हेल्प, कि उसने मदद के लिए इशारा किया, उसने मदद के लिए इशारा कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। हर वो एक एक सेंटेंस में गवाही दे रही है इडियम फ्रेजेस कि मुझे पढ़ो, याद करो, और परीक्षा के लिए मुझे यूज करो, पढ़ो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करना आपका काम है, ठीक है। हम टीचर आपके साथ पूरी तरह से तैयार है। हम्म, हम्म, हम्म। ओ,
और उम्मीद करता हूँ कि पूजा पाठ आप लोगों का बहुत सही रहा, माँ सरस्वती की, माँ शारदे की, कि जिनके बदौलत हम सभी हैं। और ठीक है, विद्या की देवी है, जगत जननी है माते। आप कुछ भी कीजिए, माता रानी को, माँ सरस्वती को याद रखिए, जिनको मानते सभी भगवान को श्रद्धा रखिए, माँ बाप को रखिए, क्योंकि यही सब कुछ है मेन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल वही देख रहा था मैं, चलो जो भी हो कोई नहीं, ये भी होना था तो हो गया। अब आइए देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक, स्मोक माने धुआं, एंड माने समाप्त होना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? निष्फल होना। निष्फल होना मतलब सफल नहीं होना, अनसक्सेस होना। तो कह रहा है बेकार होना, जैसे कम टू नथिंग, कि कुछ कम माने आना, टू नथिंग माने कुछ के लिए नहीं। तो कह रहा है हिज प्लान्स एंडेड इन स्मोक, कि उसकी योजनाएं निष्फल हो गई, कि उसने जो भी प्लान किया एंडेड माने खत्म हो गई इन स्मोक, धुआं में, धुआं धुआं हो गया उसके प्लान का। कहते नहीं, पाकिस्तान वालों का सारा प्लान क्या धुआं हो गया हमारे इंडियन नेवी के सामने, इंडियन आर्मी के सामने, इंडियन सोल्जर्स के सामने। तो ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है आपका दूसरा, असफल होना। जैसे मैंने कहा फेल कंप्लीटली, अनसक्सेस भी हो सकता है इसका। तो एग्जाम्पल, द स्कीम एंडेड इन इसको इन स्मोक, की योजना असफल हो गई। द स्कीम एंडेड इन स्मोक, की योजना असफल हो गई। जो भी स्कीम था सरकार का, भारत सरकार का, वो सब क्या हो गया? असफल हो गई, अब कोई काम का नहीं रहा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और एक एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एक एक सेंटेंस में आपको वो सारा चीज मिलेगा। वर्क नो, नो हो गया कंप्लीट, नो कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। हम्म, ठीक है, नो नवा, हाँ, नवा क्या है? एंड इन इसको के हो चुका है। अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट का। इसमें देखो, एक चीज करने से होता है कि इसका वर्ड मीनिंग आपको मिल जा रहा है, एक एक शब्द आपको मिल जा रहा है। और वर्ड मीनिंग के साथ साथ ध्यान देना, एक एक टेंस आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक एक टेंस आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 10वां आप देख रहे हैं कि आई वॉश, आई वॉश का मतलब क्या कहेंगे सर? आई वॉश आंख को धोना, तो वैसा अब यहाँ धोना नहीं है। या यहाँ आई वॉश का मतलब होता है धोखा। क्या होता है? धोखा, जिसको डिसीव भी कहते हैं। मीनिंग जैसे दिखावटी काम, मेयर शो, दिखावटी काम, कि दिखा रहा है को, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल, द प्रोमिस वॉज आई एंड, कि प्रोमिस वादा, कि वादा केवल दिखावा था। ठीक है, उसके तुम्हारे प्रति चिंता करना, उसका तुम्हारे लिए होना, दिन रात सोचना, वो सब क्या उसका दिखावा था। समय है निकल गई। तो यहाँ पर क्या आई वॉश का प्रयोग होता है स्टूडेंट्स। दूसरा है धोखा देना, इसका अलग है, इसे कहते हैं डिसिप्शन, मैंने कहा। नेक्स्ट अगला है हिज अपोलॉजी वॉज आई वॉश, कि उसकी माफी केवल धोखा थी। उस जो माफी मांग रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, पैर पकड़ के, हाथ जोड़ करके, नहीं अब से नहीं करूंगी मैं, परंतु धोखा था। वो केवल क्या है? आज तुम्हारे कल उसके, ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई वॉश, आई वॉश। अब आई वॉश को भाई भूलना नहीं है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अरे बाप रे, तभी मैं कहूँ ये हट क्यों नहीं रहा है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 11 नंबर है, फेस द म्यूजिक। फेस में सामना करना, म्यूजिक मैंने संगीत में, संगीत का सामना, परिणाम भुगतना। मतलब जब आपको पढ़ाई करना था, पढ़ाई की नहीं, ठीक है, तभी कर। यदि आप अभी मजा लेंगे तो बाद में सजा होगा। तो अभी सजा काटिए, बाद में मजा मिलेगा, ये लाइफ का फंडा है। यदि आप आज समय को, यदि आप आज समय को वैल्यू नहीं दे रहे, तो आप बता देना, समय आपको वैल्यू नहीं देगी। अभी जो समय है, इसको चाहे सोना बना दीजिए, चाहे सोने में लगा दीजिए, ये आप पर तय होना है। पढ़ाई आपको करना है, आपको घर वालों के नहीं। समय के साथ यदि आप छल करेंगे, धोखा देंगे, तो समय आपको ऐसा इस जगह पर लाके छोड़ देगी कि आप मुश्किल हो जाएंगे।
जो सपना आप देख रहे हैं टॉपर बनना, रैंक बनने की, आप जिस समय आप सोते हो, सो रहे हो, उस रात को कोई आपके दूसरे साथी पढ़ रहा है, तो रैंक भाई ओ लेगा ना, टॉप ओ बनेगा। आपको सिर्फ एक क्या ठुल्लू मिलेगा हाथ में और कुछ नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए समझते हैं, मेरे साथ साथ लगाइए जयकारा माता रानी का, जय माते। तो कह रहा फेस द म्यूजिक, परिणाम भुगतना, सजा स्वीकार करना, सजा को स्वीकार करना, एक्सेप्ट पनिशमेंट। ठीक है भाई, भुगतोगे अब। तो कह रहे ही फेस्ड द म्यूजिक ब्रेवली, फेस द म्यूजिक ब्रेवली, कि उसने सजा का साहस से सामना किया, कि उसने उसने सामना किया किसका, सजा का साहस से। दूसरा है परिणाम झेलना। ठीक है, कहते नहीं अरे जो होगा दिखी जावे, तो वियर कॉन्सिक्वेंस, इसका हिंदी है, मीनिंग है इंग्लिश में, शी मस्ट फेस द म्यूजिक, उसे परिणाम भुगतने होंगे। ठीक है, उसे परिणाम भुगतने होंगे। कोई भी इस धरती पे जो भी बुरा बुरा काम करेगा, गलत करेगा, ये सारा चीज झेलना पड़ेगा। अब नहीं तो तब सही, लेकिन जरूर होगा, भुगतना पड़ेगा, इससे कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट है अगला, 12 नंबर है आपका, 12 नंबर पे है आपका, नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर, पूरी ईमानदारी से। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब पूरी ईमानदारी, जैसे ईमानदारी से ऑनेस्टली बोलते ही वन, उसने जीता, फेयर एंड स्क्वायर, कि उसने पूरी ईमानदारी से जीत हासिल की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है नियमों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल्स, एग्जाम वॉज फेयर एंड स्क्वायर, की परीक्षा नियमों के अनुसार हुई। ये तो सिर्फ बहुत बढ़िया है। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर मैंने क्या होता है, फेयर का मतलब फेयर एंड लवली नहीं, फेयर का मतलब साफ सरल, जो नियम में हो, सच्चा जिसको बोलते हैं, सही का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तीसरा नंबर है गेट रीड ऑफ, बोलते हैं इसको छुटकारा पाना। ठीक है, इसको तो या भाई ध्यान देना, जो छुटकारा नहीं मिल रहा है वो इसको याद करे। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, मुक्त होना जिसको बोलेंगे। अभी हाल ही में था तेरे इश्क में, उसमें मुक्ति आसानी से मिलती नहीं है। तो आप खाली रिप्लाई की मत पीछे ध्यान देना, किसी भी, ये नहीं भाई उसने रिप्लाई नहीं किया, तो लड़कियों की रिप्लाई और बिजली की कटौती, ये कब आए कोई ठीक नहीं है। तो ध्यान देना, चीज का एग्जांपल है गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स, बुरी आदतों से छुटकारा पाओ, बुरी आदत से छुटकारा पाओ, छुटकारा, अरे मुझे उससे छुटकारा चाहिए, तो आई गेट रीड ऑफ हर, कि मुझे छुटकारा चाहिए, चाहता हूँ। तो बुरी आदतों से छुटकारा पाओ, तो गेट रीड का मतलब छुटकारा पाना। अब गॉट भी हो सकता है टेंस के अनुसार। दूसरा है हटाना, हटाना का क्या होगा, रिमूव, छुटकारा पाना वाला उसको हटा दो। तो ही गॉट रीड ऑफ ओल्ड बुक्स, कि उसने पुरानी पुस्तकें हटा दी, मतलब पुरानी पुस्तकों से छुटकारा पा लिया। तो यहाँ पर छुटकारा पाना मतलब कोई परेशानी में, और उसने हटा दिया, एक एक जगह से हटा दिया, तो इसका अलग है। तो दोनों का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ है। तो इसीलिए इंग्लिश का बोलना और ग्रामेटिकल लैंग्वेज के माध्यम से बोलना और लिटरेचर का बोलना बहुत अंतर है। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में आपको सिंपल सरल में होगा, लेकिन लिटरेचर में वैसा इडियम फ्रेजेस का यूज बहुत ही ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। ओके, 14 नंबर आपका है गिव ए हैंड, मदद करना। गिव हैंड का मतलब हाथ दो, हाथ दोनों का मतलब क्या होता है भाई, हाथ बढ़ा उसको मदद करो ना। तो यहाँ पर गिव हैंड का मतलब मदद करना, जैसे सहायता करना, हेल्प करना। तो इसका परावची क्या हो सकता है, इसका पर हो सकता है हेल्प। ठीक है, जैसे प्लीज गिव मी हैंड, कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका दूसरा क्या हो सकता है कि प्लीज प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो ये हो गया एकदम सिंपल इजी लैंग्वेज में, क्या हो गया, इजी लैंग्वेज में। और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हो गया ईडियम्स में, किस में हो गया, ईडियम्स में। तो ये सारा चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा मीनिंग है तालियां बजाना, इसको अपलॉड कहते हैं। जैसे गिव हिम ये हैंड, तो उसके लिए तालियां बजाओ, अपलॉड। कभी कभी आप देखते हैं स्टेज में, मंच में, बड़े बड़े कार्यक्रम में अपलॉड, गिव अपलॉड, तो मतलब तालियां बजाना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रत्येक सेंटेंस में उदाहरण के साथ समझा दे रहा हूँ, कुछ लिखित में कुछ मौखिक के साथ, ताकि ना भूलने के लिए। ठीक है भाई, देखो ये इंडिया है, यहाँ पर इंडिया में इंग्लिश का जो स्थान मिला है, और सबसे ज़्यादा अच्छी जो अंग्रेजी बोली जाती है ग्रामर के माध्यम से भारत में। ठीक है, भारत के जैसा शुद्ध अंग्रेजी कई अन्य राष्ट्रों में नहीं, अन्य राज्यों में सिर्फ घिचड़ा हुआ अंग्रेजी बोला जाता है। नेक्स्ट है 15, हिट द नेल ऑन द हेड, कि बिल्कुल सही करना। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब बिल्कुल सही करना, मतलब आपने जो जवाब दिया एकदम सटीक लगा, और उस प्रश्न का वही उत्तर एकदम सरल है, आपने सही जवाब दिया।
जैसे मीनिंग क्या है, सही बात कहना। सही बात कहना से एग्जैक्ट थिंग, एग्जैक्ट माने बिल्कुल सही। यू हिट द नेल ऑन द हेड, कि तुमने बिल्कुल सही बात बोला, बिल्कुल सही बात कहा। दूसरा क्या है, समस्या पकड़ना, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। तो हिज आंसर हिट द नेल ऑन द हेड, कि उसके उत्तर ने समस्या पकड़ ली, उसके उत्तर ने क्या हुआ, समस्या पकड़ ली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल सही कहना। कोई- ठीक है, इसको देखिए, इसमें नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इडियम फ्रेजेस को जल्दबाजी नहीं करना है स्टूडेंट, इसको समझना है, सीखना है, इसका अर्थ को जानना है। ठीक है। दूसरा 16 नंबर है, इन हॉट वाटर। हॉट वाटर का मतलब है, कहोगे सर गर्म पानी में। और गर्म पानी का मतलब हमेशा मुसीबत क्या है, ध्यान देना। इन हॉट वाटर क्या, मुसीबत में होना, इसे कहते हैं इन ट्रबल, परेशान होना। तो यहाँ पर मुसीबत में होना, ठीक है, परेशानी में पड़ना, वी इन ट्रबल। तो कह रहे ही इज इन हॉट वाटर, कि वह मुसीबत में है। तो यहाँ हॉट वाटर गर्म पानी। हाँ भाई, जैसे पानी है, क्या है, पानी है। हाँ पानी है, तो पानी है, इसके अंदर ये पानी है, ये उबल रहा है। उबल रहा, हाथ डालो ना, हाथ डालो, पता लगेगा, जल जाएगा। क्या है, जल जाएगा। ठीक, तो मुसीबत में पड़ जाओगे। तो ये सब चीज़ का होता है। तो तभी कह रहा है। दूसरा, डांट खाना, फेस एंगर, क्रोधित होना, डांट खाना। शी गॉट इन हॉट वाटर विथ टीचर, कि उसने शिक्षक की डांट पड़ी, उसे शिक्षक की डांट पड़ी। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस जब होता है, ध्यान देना, छठी का दूध आ जाता है स्टूडेंट्स, इस चीज का ध्यान देना। तो ईडियम फ्रेजेस एक अलग लेवल का होता है, खाली इंग्लिश पढ़ के जाओगे तो यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो हिंदी देना बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, ये डबल आ चुका है, ठीक हो गया। 17 नंबर है आपका नेक्स्ट पॉइंट। तो कह रहा है कि इन ब्लैक एंड व्हाइट। अब ब्लैक एंड व्हाइट बोलोगे कि सर सफेद और काले में, परंतु नहीं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। जैसे साफ साफ लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ, क्लियरली रिटेन, मैंने स्पष्ट लिखा हुआ। द रूल्स आर रिटेन इन ब्लैक एंड व्हाइट, कि जो नियम है वो साफ साफ में लिखा हुआ है, हमको समझना पड़ेगा। साफ साफ, साफ साफ, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, साफ साफ। ठीक है। दूसरा क्या है, बिना किसी संदेह के, विदाउट डाउट, द एग्रीमेंट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, कि समझौता बिना किसी संदेह के हुआ, स्पष्ट हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ब्लैक एंड व्हाइट, सफेद और काले में। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 18 नंबर है, कीप एन आई ऑन, नजर रखना। भाई नजर रखो, नजर रखो, फिर चले जाएगी वो। अब भाई जो जाएगी उसको जाने दो। तो अब कब तक उस पर नजर रखोगे, तो नजर अपने पर रखिए, भविष्य के प्रति रखिए, माँ बाप के प्रति रखिए, जो आपके अपना मंजिल तय करना है। ठीक है। बुरी मुसीबत में जो साथ देगा स्टूडेंट, उसका साथ आप हमेशा दे देना। अब आपकी बुरी मुसीबत में जो चले गए छोड़ करके, जाने दो, नो इशू। फिलहाल तो पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करो, अच्छा करो, सब कुछ मिलेगा। तो जैसे ध्यान रखना, वॉच केयरफुली, प्लीज कीप एन आई ऑन माई बैक, कृपया मेरे बैक पर नजर रखना। यही चीज पढ़ाई पे मैं कह रहा हूँ, कि पढ़ाई पर ध्यान रखो, एक एक सिलेबस, एक चैप्टर पे। ठीक है। एक एक 3 घंटे, साल भर की पढ़ाई जो आप 3 घंटे में देखे आओगे स्टूडेंट, वो आपका रिजल्ट आपके जीवन का 1 साल तय करता है। आपके जीवन के 1 साल तय करने का मतलब है कि पूरे साल भर की जो आप हाफरली, फिर उसके बाद प्री बोर्ड, फिर टेस्ट, यूनिट टेस्ट, जो भी आप किस लिए देते हो, उस 3 घंटे की पेपर के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नजर रखिए, पढ़ाई में सब कुछ सही होगा। दूसरा है निगरानी करना, ऑब्जर्व क्लोजली। कह रहा पेरेंट्स शुड कीप एन आई ऑन चिल्ड्रन, कि माता पिता को बच्चे पर नजर रखनी चाहिए, निगरानी करनी चाहिए। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कीप मैंने रखना, एन आई मना आंख, ऑन मैंने पर का मतलब किस चीज पर। तो इस तरीके से आप याद रखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, ठीक है, लीव नो स्टोन अनटर्न, कि कोई कसर ना छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना। स्टोन, लीव मैंने छोड़ना, नो स्टोन मैंने कोई पत्थर नहीं,
अनटर्न बिना मुड़े, भाई बिना मुड़े पत्थर छोड़ने से क्या बवाल वाला शब्द है। तो इसका मतलब होता है कोई कसर मत छोड़ना, मतलब जितने भी है पूरी तरह से जी जान लगा दीजिए, कोई भी उम्मीद की कसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक बार करना है, 1000 बार मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, तो कह रहे हैं कि हर संभव प्रयास करना, ट्राई एवरी पॉसिबल वे। तो कह रहे ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू सक्सीड, कि उसने सफल होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितना मैं करा दिया हूँ, करा रहा हूँ, इसमें से कई सारे आपके प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े बहुत सारे कंपटीशन लेवल के एसएससी बैंकिंग कई सारे में क्या है, रिपीट हो चुके क्वेश्चंस। दूसरा है पूरी कोशिश करना, मेक फुल एफर्ट। पूरी कोशिश करना का मतलब मेक फुल एफर्ट, पूरी तरह से आप कोशिश कीजिए। ठीक है, ये एफर्ट दर्द रही है, ट्राई का पर्यायवाची है ये। जैसे पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, की पुलिस ने पूरी कोशिश की। कुछ पुलिस वाले बेईमानदारी भी होते हैं जो पूरी कोशिश कर देते हैं। ठीक है, तो आप भी पूरी कोशिश कीजिए ताकि आपको भी सफलता मिले, और केवल 90 के मत चक्कर पड़िए, सोचिए कि 99 95 इंग्लिश में कैसे आए। ऑफलाइन के बच्चों को मैं दे चुका हूँ, 98 99 इंग्लिश में आ चुके हैं। स्टूडेंट ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में ला रहे हैं, तो आप भी ला सकते हैं। खाली एक विषय को लेकर पढ़े रहेंगे तो बाकी विषय चौपट होगा, और चौपट की जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। आप सोचते हैं कि आप कोई भी पढ़ाई कीजिए, साइंस और आर्ट्स और डजेंट मैटर, कक्षा 12 के बाद आप कुछ भी करें कि इंग्लिश उस पर रहेगा, और ग्रामर तो ये तो रहना ही रहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे अब 20वां नंबर है आपका, ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो कह रहा है मेक अप वंस माइंड, निर्णय लेना। मेक अप वंस माइंड मतलब निर्णय लेना, मेक अप वंस, वंस माइंड का मतलब किसी का मस्तिष्क, तो मस्तिष्क माइंड निर्णय लेना, भाई निर्णय कहाँ से होता है, दिमाग से ही तो होता है। तो मेक अप, मेक माइंड भी बना सकते हैं आप, कि दिमाग बनाना बना निर्णय लेना। जैसे फैसला करना, क्या होता है फैसला करना, मतलब डिसाइड, डिसीजन जिसको बोलते हैं, निर्णय लेना। तो कह रहा है ही मेड अप हिज माइंड टू स्टडी हार्ड, कि उसने कड़ी मेहनत से पढ़ने का निर्णय लिया। तो ही मेड अप हिज माइंड टू स्टडी हार्ड, ही मेड अप। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, मे यहाँ मेक से लेकर के माइंड, तो ही क्या है, मेड अप हिज माइंड टू स्टडी हार्ड, कि उसने स्टडी हार्ड का मतलब कठिन परिश्रम करने का निर्णय लिया, क्योंकि यहाँ पर टेंस पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो गए। दूसरा है निश्चय करना। निश्चय करना मतलब डिटर्मिनेशन कहते हैं इसको, रिजल्व फर्मली। फर्मली का मतलब विश्वास से, दृढ़ निश्चय से। सी मेड अप हर माइंड टू सक्सीड, कि उसने सफल होने का निश्चय किया। सफल होने का निश्चय के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो एक एक शब्द को आपको ये याद करना पड़ेगा, और इसका मैं याद करने का ट्रिक मैं बता दूं। इसका याद करने का ट्रिक है कि पहले आप वर्ड मीनिंग लिखिए, क्या लिखिए, वर्ड लिखिए, फिर देखिए उन शब्दों से क्या मिलता जुलता हो रहा है। ठीक है, आपको दो दो बार लिखना होगा, कि एक तरफ उसका पूरा मीनिंग के साथ, एक तरफ उसको अंदाज में केवल इंग्लिश को लिखिए, फिर इसको निकालिए, फिर मिलता जुलता सोचिए, या 2 बार याद कर लीजिए, मतलब 2 4 बार लिखेंगे। तो आप जब बार बार लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपसे भूल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत जरूरी पॉइंट है ये। और इसके साथ टेंस को रिवाइज करेंगे, टेंस को लेके चलेंगे, तो आपके लिए बहुत ही इजी भी होगा, सरल तरीके से। ठीक है, टेंस अगर भूल गए तो भाई का हो के बबुआ तोहर का, ये चीज का देखा तो नहीं। तो कह रहे हैं नो सुनर देन, तुरंत बाद। नो सुनर देन तुरंत बाद का मतलब जैसे ही। इमिडिएटली आफ्टर, इमिडिएटली आफ्टर के मैंने, आफ्टर मैंने बात, इमिडिएटली तुरंत, तुरंत उसके बाद। नो सुनर हैड ही अराइव्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। कह रहे जैसे ही वह पहुंचा, बारिश शुरू हो गई। ठीक है, मतलब तुरंत, कि उसके उसके पहुंचने के बाद ही बारिश बारिश क्या हो गई, शुरू हो गई। दूसरा है तुरंत घटित होना, हैपेंड एट वंस। हैपेंड माने होना, कहते नहीं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंस क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्या, हैपेंड एट वंस, तुरंत घटित होना। एट वंस का मतलब तुरंत, एक बार और। तो कह रहे नो सुनर डिड द बेल रिंग देन स्टूडेंट्स रन आउट, कि घंटी बजते ही छात्र बाहर दौड़ पड़े। तो घंटी जैसे ही बजा, बजने के बाद छात्र दौड़ पड़े, तो क्या, नो सुनर, नो सुनर देन। तो नो सुनर देन का एज सुन एज के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एज सुन एज के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए,
21 तक हो गया। एक एक चीज को प्रैक्टिस रिवाइज कीजिए, रिवाइज के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। सेंटेंस अलग होता है, भावार्थ अलग होता है, तो इसी का ही इडियम फ्रेजेस कहते हैं। अब इसमें देखिए, आप यहाँ पर आप देखिए इसमें कि वंस इन ए ब्लू मून, इसका उदाहरण मैं फर्स्ट में बता दिया था, वंस इन ए ब्लू मून, कि एक बार, तो ब्लू मून नीला चंद्रमा कभी कभार होता है, बहुत कम। तो कह रहा है बहुत ही कम, माने वेरी रेयरली ही विजिट्स हिज प्लेस वंस इन ए ब्लू मून, कि वह अपने गांव बहुत ही कम जाता है, ना के बराबर, साल में एक बार, 2 साल में एक बार, इस तरह से। दूसरा क्या है, कभी कभार, इसको ओकेजनली भी कहते हो। कभी कभार ओकेजनली का मतलब होता है जैसे कोई फंक्शन अनुष्ठान पे चले गए तो ठीक है। इसको सेल्डम भी कहते हैं, सेल्डम कभी कभार भी बोलते हैं। जैसे आई ईट फास्ट फूड वंस इन ए ब्लू मून, कि मैं कभी कभार ही फास्ट फूड खाता हूँ। ठीक है, जिसमें उम्मीद कम हो, जिसमें क्या बहुत ही अवसर कम हो, ना के बराबर हो, उसे कहते हैं वंस इन ए ब्लू मून। नेक्स्ट आपका पॉइंट अगला है। ठीक है, एक एक सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 23वां है, पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न अंग। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट माने भाग हिस्सा, एंड माने और पार्सल माने उसका टुकड़ा। जैसे यहाँ पर दिखा दिया कि एक क्या है, पार्ट है, वस्तु है, तो इसका सब अभिन्न अंग अंग। ठीक, तो कह रहा है आवश्यक हिस्सा, तो ये सारे क्या है, ये सारे इसके आवश्यक हिस्से हैं, इसेंशियल पार्ट। जैसे डिसिप्लिन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सक्सेस, कि अनुशासन सफलता का अभिन्न अंग है। जिसमें अनुशासन नहीं होगा वो छात्र कुछ कर नहीं सकता, वो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। तो डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ स्टूडेंट्स, की डिसिप्लिन एक स्टूडेंट्स का रीढ़ की हड्डी माना जाता है। नेक्स्ट अगला है, अलग ना किया जा सकने वाला, जो अलग ना हो, कैन नॉट बी सेपरेट। जैसे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड इज पार्ट एंड पार्ट ऑफ लाइफ, कि मेहनत जीवन का हिस्सा है। ये चीज़ को स्टूडेंट्स उसको उतार के रखिए, जीवन के लिए भी, कोर्स के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक सेंटेंस बहुत ज़रूरी बिंदु है। अगला पॉइंट है आपका है 24वां नंबर है ये। तो कह रहा पुट ऑफ माने टालना। पुट ऑफ मीन्स क्या होता है, टालना। जैसे स्थगित करना, स्थगित करना मतलब अलग कर देना, आगे बढ़ा देना, तो इसको पोस्टपोन कहते हैं। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ, मीटिंग वॉज पुट ऑफ मतलब बैठक टाल दी गई आगे। जैसे 25 को होना है, अब मान लीजिए कि जैसे 26 जनवरी को होना है, तो कब हो गई मीटिंग, 2 दिन 3 दिन आगे निकल गई। दूसरा देर करना, डिले, तो इसको दिखा सकते हैं कि डोंट पुट ऑफ टूडेज वर्क, कि आज का काम मत टालो, आज का काम देरी मत करो, समय रहते हुए इसको पूरा करो। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका 25, क्विक ऑन द अपटेक। क्विक ऑन द, क्विक मैंने जल्दी करना, क्विक ऑन द अपटेक का मतलब तेज समझ वाला, जो छोटी छोटी बात को तुरंत समझ जाता है। कहते हैं ना आईक्यू, बुद्धि लेवल, कि जो अल्प समझ में जाता है। ठीक है, थोड़ा शब्द कहते पूरा समझ लेता है, कोई तो पूरा कहानी बता दो फिर भी वो समझता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही है कि जल्दी समझने वाला, फास्ट लर्नर, तो ही इज क्विक ऑन द अपटेक, कि वह जल्दी समझने वाला है, जिसके बुद्धिमान कहते हैं, इंटेलिजेंट। द स्टूडेंट इज क्विक ऑन अपटेक, कि छात्र बहुत ही समझदार है। एक शब्द के देखो कितने प्रयोग में, इसका कई सारे यूज कर सकते हैं, 5 5 10 10 विधियों में बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज अगला पॉइंट है आपका 26वां है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए सभी स्टूडेंट्स। रेन, कैट्स एंड डॉग्स, अधिकतर सुनने को मिलता है कि कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश। तो हैवी रेन, जैसे इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, कि जब ये मूसलाधार बारिश होता है, बहुत तगड़ा बारिश होता है, उसे कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है। दूसरे क्या, लगातार तेज वर्षा, कॉन्टिन्यूस हैवी रेन। एस्टरडे इट रेन कैट्स एंड डॉग, कि कल जोरदार बारिश हुई थी, तगड़ा बारिश हुई थी, मतलब ना रुकने का नाम ही ले रही थी ऐसा बारिश। ठीक है, ठीक, तो इन शब्द का ध्यान देना, कैट्स एंड डॉग्स। अब बोलोगे सर रैन वर्षा, बिल्ली कुत्ता क्या है, तो इसका इस अर्थ में लेना होता है। अगला आपका पॉइंट है, नेक्स्ट है रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है पीछे भागना। कुछ लोग, तुम लोग बहुत पीछे भागते हो उनके पीछे, किसी के पीछे जाना, चेस करना। जैसे ही रन्स आफ्टर मनी, कि वह पैसे के पीछे भागता है। ये वर्ड काफी यूज होता है, चाहे इंसानों के लिए, पशु के लिए, जैसे क्या कुत्ता बिल्ली के पीछे भागता है। दूसरा है पाने की कोशिश करना, ट्राई टू गेट। डोंट रन आफ्टर फेम, कि शोहरत के पीछे मत भागो। ये रन आफ्टर का प्रयोग बहुत यूज है स्टूडेंट्स, बहुत छोटी क्लासों में भी काफ़ी यूज होता है ये, हाई स्कूल में। नेक्स्ट आपका
28वां है स्पीक एंड स्पेन। स्पीक एंड स्पेन का मतलब होता है बहुत साफ सुथरा, बहुत साफ सुथरा, जिसको नीट एंड क्लीन भी बोल सकते हैं, साफ सुथरा। तो इसका क्या, वेरी क्लीन। द क्लासरूम इज क्विक एंड स्पेन, कक्षा बहुत साफ साफ है। व्यवस्थित, तो व्यवस्थित करना, अरेंज, नीट एंड टीडी। तो कह रहे हिज रूम इज स्पीक एंड स्पैम, कि उसका कमरा बहुत ही व्यवस्थित है। तो यहाँ व्यवस्थित का अर्थ निकल रहा है, यहाँ पर पूरी तरह साफ का अर्थ निकल रहा है। और जब व्यवस्थित होगा इसका मतलब कमरा साफ ही होगा। तो ये क्या है, भावार्थ सेंटेंस। इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट आपका अगला है, अगला पॉइंट है आपका 20 में, टर्न ए डीफ ईयर। तो टर्न ए डीफ ईयर का मतलब अनसुना करना, अनसुना करना, सुन के भी ना सुनना। ठीक है, कि आप कहते हैं ना ढीठ, जितना भी बोलो क्या उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान ना देना, इग्नोर। जैसे ही टर्न ए डीफ ईयर टू एडवाइस, कि उसने सलाह अनसुनी कर दी, उसने सलाह अनसुनी कर दी। जैसे जानबूझकर अनदेखा करना, तो क्या, डेलिबरेटली इग्नोर, जानबूझकर अनदेखा करने का मतलब जानबूझकर इग्नोर कर देना, अनदेखा करना। तो सी टर्न ए डीफ ईयर टू वार्निंग, कि उसने चेतावनियों को अनदेखा किया। चेतावनी, जो भी स्कूल के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, टीचर के द्वारा, माँ बाप के द्वारा जो भी चेतावनी दिया जा रहा था उसको अनदेखा कर दिया। ठीक, तो उसकी वो क्या है, ये बहुत ही बेकार है, खराबी कहेंगे उसको। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगला है आपका, टर्न ओवर ये न्यू लीफ, की नई शुरुआत करना। जैसे पेड़ से नहीं होता है कि पुराने सारे पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्तियां आते हैं। एक कविता हुआ करता था कि अब मधुदिन है आने वाला, मैं मलय समीर निराला। अर्थात पुराने पत्ते सारे झड़ने के बाद जो नए पत्ते आए, तो नए पत्ते से हमेशा नई उम्मीद की जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देना वही है कि नई शुरुआत करना, सुधार करना, इसको स्टार्ट अफ्रेश कहते हैं। तो ही टर्न ओवर ये न्यू लीफ, कि उसने नई शुरुआत की, चाहे वो जीवन का हो, किसी भी पड़ाव का, कोई भी चीज का। आदत बदलना, चेंज हैबिट्स कहते हैं। सी टर्न ओवर ये न्यू लीफ इन लाइफ, कि उसने जीवन में बदलाव किया, उसने जीवन में बदलाव किया। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिए। ये मैं जितना करा रहा हूँ ये सारे सेलेक्टेड है, इसमें कोई दो राय नहीं स्टूडेंट, ये सारे क्या है, सेलेक्टेड है। नेक्स्ट आपका अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, अस्वस्थ। मौसम, वेदर मीन्स क्या होता है, वेदर मीन्स होता है मौसम, तो मौसम के अंदर बना अस्वस्थ, जैसे बीमार महसूस करना, फीलिंग इल। ही इज अंडर द वेदर टुडे, कि वह आज अस्वस्थ बना, खराब है। तो यहाँ पर यह शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं कि ही इज फीलिंग इल, तो ही इज अंडर द वेदर भी का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इसके बराबर इतना, ये सिंपल, ये क्या इजी लैंग्वेज में, ये थोड़ा टफ लैंग्वेज में, तभी नाम दिया ईडियम एंड फ्रेजेस। जैसे ठीक महसूस ना करना, नॉट फीलिंग वेल, तो सी फेल्ट अंडर द वेदर, कि वह ठीक महसूस नहीं कर रही थी या महसूस नहीं किया। ठीक है, एक एक सेंटेंस आपके लिए ध्यान देना बहुत ही रामबाण है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपके लिए स्टूडेंट्स। ठीक, अगला आपका है अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मतलब मानक के अनुसार, अपेक्षा के अनुसार, एज एक्सपेक्टेड। जैसे हिज परफॉर्मेंस वॉज अप टू द मार्क, कि उसका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुसार था। तो अपेक्षा के अनुसार, अपेक्षा मतलब उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा संतोषजनक, संतोषजनक का मतलब होता है सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन से बनता है सेटिस्फैक्ट्री। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो कह रहा द आंसर इज नॉट अप टू द मार्क, कि उत्तर संतोषजनक नहीं है। ठीक, कभी कभार बहुत सारे उत्तर अनाप शनाप दे देते हैं, लाइन का वे लाइन में चले जाते हैं। हर चीज का स्टूडेंट्स तरीका होता है। जब तरीका कब होगा, जब आप डिसिप्लिन होंगे, व्यवस्थित होंगे। 33वां नंबर, वर्चू ऑफ नेसेसिटी, मजबूरी को गुण बनाना, मजबूरी को गुण बनाना। आप बहुत ही विपत्ति में, मुसीबत में है, वो आपकी मजबूरी, उसी को गुण बनाना मतलब उसी में आप काम कीजिए, क्योंकि आपको उस काम के लिए आप में कॉन्फिडेंस है, आपको विश्वास है। वही जब बन जाएगा तो आपके पॉजिटिव होगा, क्वालिटी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, दुनिया उसको ही क्या अपनाएगी, फॉलो करेगी। मजबूरी को लाभ में बदलना, मेक बेस्ट ऑफ सिचुएशन, मतलब जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति को अच्छा बना लेना ही एक क्या है, सफल करता माना जाता है। ओके, जैसे क्या, ही मेड वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी, उसने मजबूरी को गुण बना लिया। ठीक है, दूसरा है परिस्थिति का सही उपयोग, यूज सिचुएशंस वाइजली,
वी मस्ट मेक वर्चू ऑफ नेसेसिटी, कि हमें परिस्थिति का सही उपयोग करना चाहिए। तो जो भी जिस हाल में, ध्यान देना स्टूडेंट्स, बॉयज़ हो गर्ल्स हो जो भी हो, पर जैसा आपका परिवार है तो आपको उसी मजदूरी में ढालना है, उसी स्थिति में ढालना है, ठीक है, दोष नहीं देना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट अगला 34वां नंबर, वॉश वंस हैंड्स ऑफ, संबंध तोड़ लेना, संबंध तोड़ लेना। और संबंध तोड़ लेना का मतलब ध्यान देना, यहाँ पर कई सारे मैंने आपसे क्या, जिम्मेदारी छोड़ना, गिव अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से अलग हो जाना, लापरवाह इंसान कहलाता है वो। ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ द मैटर, कि उसने मामले से हाथ धो लिया। तो ये मक्कार किस्म के इंसान है, जाहिल किस्म के इंसान है, जिसको अपनी जिम्मेदारी पता नहीं है, जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, वो क्या आगे करेगा। तो जिम्मेदारी होना जरूरी है, तभी एक मानवता कहलाता है। संबंध समाप्त करना, एंड एसोसिएशन, एसोसिएशन माने संघ, संघ मतलब संबंध। तो कह रहा है शी वेज्ड हर हैंड्स ऑफ हिम, उसने उससे संबंध तोड़ लिया, उसने उससे संबंध तोड़ लिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप देख ले सकते हैं। क्लास ट्वेल्थ वाले के स्टूडेंट्स में एक बार बताना चाहूंगा, सेंटेंस इस प्रकार की ग्रामर की जब प्रैक्टिस ही करेंगे तभी आपका होगा। दूसरा क्या है, विथ फ्लाइंग कलर्स, बहुत अच्छे अंकों से, जैसे शानदार सफलता कहते नहीं, ग्रेट सक्सेस। अरे देखो उसने शानदार सफलता प्राप्त किया, स्प्लेंडेड सक्सेस कहते हैं। तो कह रहे ही पास्ड विथ फ्लाइंग कलर, यहाँ पर फ्लाइंग कलर का मतलब ध्यान देना, उड़ते हुए रंग। जैसे आपने पहले एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, क्या बहुत ही भयंकर कठिनाई में, जटिल कादे कीचड़ में गए, जब उसको पार करके अब मंजिल तक पहुंचे, खुशी हुई, तो वहाँ फ्लाइंग कलर्स मतलब क्या, रंगों में उड़ान भर दिया, मतलब आपकी वो कामयाबी है। ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका पॉइंट है, दूसरा है कि वह बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ। दूसरा है आपका सम्मान, सम्मान सहित, विथ ऑनर कहते हैं, विथ ऑनर, सम्मान सहित। तो सी वन विथ फ्लाइंग कलर्स, कि उसने सम्मान सहित जीत हासिल की। तो सम्मान सहित जीत हासिल की। तो ये सब आपको ध्यान देना स्टूडेंट्स, जो वर्ब है, ये जो वर्ड है, एडियम्स को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। इन 50 में से डेफिनेटली आएंगे। इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मात्र मैं, ध्यान देना, मात्र मैं 20 वर्ड से लेके आऊंगा, और उसी 20 वर्ड्स में आप किसी भी सेट्स में आपको एग्जाम देने को मिलेगा। सातों के सात सेट्स उसी 20 में से बनना है, ये डेफिनेटली गारंटीड है। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 36वां है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स मार्क्स द स्पॉट, स्पॉट का मतलब कहते हैं कहीं धब्बा आदि निशान। तो कह रहे निश्चित जगह, एक्स यहाँ पर ई छोड़ गया है। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है एग्जैक्ट प्लेस, निश्चित स्थान। तो कह रहा है एक्स मार्क्स द स्पॉट ऑन द मैप, ये बनाना। नेक्स्ट में एक्स सही स्थान दर्शाता है, मतलब ये जो स्थान है, मुझे लगाता है कोई नहीं। तो इस एक्स का मतलब होता है कि सही स्थान दर्शाना, इसको जानना जरूरी है। लक्ष्य का स्थान, टारगेट प्लेस। द ट्रीजर लाइज वेयर एक्स मार्क्स द स्पॉट, कि खजाना वही है जहां एक्स बना है। तो कह रहे खजाना वही है जहां एक्स बना, का मतलब कि एक्स का मतलब आप देख सकते हैं, बहुत सारे आर्मी पुलिस को बहुत सारी चीज़ों का रखा जाता है। उस एक्स का मतलब, गुणा के चिन्हों का मतलब ये होता है कि वो परफेक्ट है, सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही सलामत है। ठीक। तो ऐसा चीज होता है। अगला पॉइंट है आपका 37 है ये। तो कह रहा है ईयर, ईयर इन एंड ईयर आउट। तो ईयर इन, यहाँ पर दो शब्द, ईयर इन क्या है इसमें, ईयर इन एंड ईयर आउट, साल दर साल, मतलब साल में प्रवेश किए, साल से बाहर हो गए, इसको ऐसे करेंगे, साल वर्ष में प्रवेश किए, वर्ष निकल गए। तो साल दर साल, लगातार वर्षों तक, कई साल तक, फॉर मेनी ईयर। जैसे ही वर्कड हार्ड ईयर इन एंड ईयर आउट, कि वह साल दर साल मेहनत करता रहा। वैसे इस साल की अगले साल, कई साल तक, मतलब साल बदल गए लेकिन उसकी मेहनत में कमी नहीं आई। दूसरा, बिना रुके, कॉन्टिन्यूसली। तो अगर फार्मर्स टॉयल ईयर एंड ईयर आउट, कि किसान लगातार मेहनत करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
स्टूडेंट इसको देखिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपका पॉइंट है जीरो इन ऑन, ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना, जीरो इन ऑन, जीरो। ये जो वर्ड जीरो होता है, सबको पता है ये जीरो क्यों हो, सबकी नज़र यहीं पड़ता है, एक जीरो पे पड़ता है, एक 100 पे पड़ता है। ये सब क्या ध्यान केंद्रित करने वाला, जैसे ध्यान लगाना, फोकस ऑन, ही जीरोड इन ऑन द प्रॉब्लम, कि उसने समस्या पर ध्यान केंद्रित किया, जीरो का जीरोड बन गया, क्या बन गया, जीरोड बन गया, वर्ब बन गया। नेक्स्ट आपका लक्ष्य बनाना, टारगेट इसको कहते हैं, पुलिस जीरोड इन ऑन द सस्पेक्ट, कि पुलिस ने संदिग्ध पर ध्यान केंद्रित किया। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जीरो इन ऑन। ठीक है, आपके हिंदी से आपको ये फायदा मिल रहा है कि सारा चीज आपको कंप्लीट मिल रहा है। तो ये 38 है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज मैंने करा दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये टोटल आपको 38 है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसको, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। अब ये जितना भी मैंने स्टूडेंट करा दिया गया है, ठीक, इसको ध्यान देना, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और उन सारे टॉपिक को रिवाइज कीजिए, टोटल ये टॉपिक को रिवाइज कीजिए, इसमें से डेफिनेटली आना, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके अलावा जितना टॉपिक करा दिया गया उसको देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं सुजीत सर आप लोगों के साथ पूरी तरह से हर चीज़ में, हर टॉपिक के साथ हूँ, और जल्दी ही आपका मैराथन लाने जा रहा हूँ। ठीक है, लाइव क्लास की, तो उसमें ज़्यादा नहीं, 2 से 3 घंटा मैराथन लेंगे, और उसमें पेपर को हल कराएंगे एकदम सिंपल और तरीके से, एकदम किस तरीके से क्वेश्चन के कहाँ लिखा जाएगा, आंसर कहाँ लेगा, कितना लाइन छोड़ना, वो सारा चीज कराऊंगा एकदम तरीके से। तो बने रहिए हमारे साथ। बाकी इस चैनल का उद्देश्य है कि आपको बेहतर क्वालिटी कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करूं। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।